को जो बच जाते हैं तुम क्या बोलते हो? लोन पेयर। ये वर्ड अब सब यहीं पे समझ लें, तो यहाँ पर भी ये क्या है? लोन पेयर। एक और वर्ड पे ध्यान दो, N और H के बीच में जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयर तो ये भी है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसको आपने नाम दिया लोन पेयर, तो इसको क्या बोलोगे? बॉन्ड पेयर। क्या नाम है? क्यों नाम है बॉन्ड पेयर? क्योंकि बॉन्ड में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बॉन्ड। बस ये 2 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी पे बेस आगे की चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्लियर हो गया सबको? कंफर्म? चलो आप खड़े हो जाओ बच्चे। हाँ, नहीं पीछे। इस पूरे मॉलिक्यूल में बताओ, पूरे मॉलिक्यूल का पूछ रहा हूँ अब मैं, कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं? कितने बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें? जितने बॉन्ड होंगे उतने ही तो पेयर होंगे उसमें। मैं जितने लिख दूंगा बस वही बोलोगे। इसमें बताओ आप कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं? इसमें भी 3 क्या होंगे? 3 बॉन्ड पेयर। पूरा बोला करो। अगर तुम बार बार ये वर्ड यूज नहीं करोगे ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो मुझे तो आता है, तुम फिर यही बोलते रहोगे सर उसमें 1 है इसमें 3 है। क्या है 1 और क्या है 3? तो वर्ड्स यूज करोगे तब तुम्हें वो टर्म्स याद होंगे। क्या है इसमें 1 और 3 क्या है? चलो 5 मिनट इसी में खराब कर दिया। चलो दोबारा से देखते हैं। तो अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में तुम देख सकते हो कि लोन पेयर कितना है? 1, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? सेम यहाँ पर है, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। ये वर्ड्स मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम एक टॉपिक पढ़ने जाएंगे, वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आगे डिटेल में समझाऊंगा। वो पूरी की पूरी थ्योरी इन 2 वर्ड्स पे ही बेस्ड है, लोन पेयर पे और कुछ है ही नहीं इस पूरी थ्योरी में, बस इन्हीं की बात होगी। तो अगर तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ गए तो तुम्हें वेस्पर थ्योरी समझ में आ जाएगा। वापस आते हैं कि अमोनिया में और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में किसका क्या ज़्यादा है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट मैंने कल बताया था एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर हम हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ ड्रॉ करते हैं? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे पहले H और N को देखोगे तो तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो डाइपोल ही चला गया। एक दूसरा डाइपोल और ये तीसरा डाइपोल, तीनों डाइपोल का डायरेक्शन सेम है। और मैंने ये भी बताया था कि लोन पेयर हमेशा अपनी तरफ ही लेता है डाइपोल को, तो इन तीनों डाइपोल का सम और फिर जो एक सामने की तरफ जा रहा है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ ऐड ही तो हो जाएगा। देखो ये डाइपोल ये लोन पेयर का है, किसका है? और ये जो पास में मैंने एक और डाइपोल बना के दिखा दिया वो किसका है? वो इन तीनों का रिजल्टेंट है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो काफ़ी हाई होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी सेम यही रहेगा। डाइपोल मोमेंट किधर से किधर आएगा? N से F की तरफ। क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये डाइपोल इधर आ गया और ये, तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे? अपोजिट ही तो हो गए। लोन पेयर डाइपोल किसकी तरफ लेगा? अपनी तरफ। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 डाइपोल तो देखो तुम्हारे कैंसिल आउट हो गए, तो इनकी वजह से तो कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। अब बचे 2 डाइपोल, इनकी वजह से ही कोई आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर भी इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? बताओ। मैंने ये भी तो बताया था, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी है कि 2 डाइपोल अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल भी होते हैं। कैंसिल होके जीरो वो तभी होते हैं जब दोनों डाइपोल सेम हो। यहाँ पे डाइपोल है N और F का, और इधर डाइपोल है N और लोन पेयर का, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो कभी कैंसिल आउट होके जीरो नहीं होंगे। हाँ, सॉल्व होके आंसर जो आएगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी।
होगी नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक आंसर आ रहा है, दो तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर क्या था, सबके सब ऐड हो गए थे। तो इसी वजह से अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से। तो एग्जाम में भी तुम्हें क्या करके दिखाना होगा, तुम्हें डायग्राम बनाना होगा, डायपोल्स की डायरेक्शन दिखानी होगी, और फिर नीचे स्टेटमेंट अपने आप लिख दोगे कि अमोनिया में 3 डायपोल N और H वाले एक ही दिशा में होते हैं, और फिर वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, नाइट्रोजन और लोन पेयर के डायपोल के साथ में, जिसकी वजह से जो योग होता है वो बहुत अधिक होता है डायपोल मोमेंट का। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में क्या समझाओगे, 2 डायपोल N और F के एक दूसरे के विपरीत हैं, कैंसल आउट हो गए। और बाकी जो यहाँ पे जो हमारा आएगा आंसर, वो 2 डायपोल का क्या होगा, डिफरेंस होगा, अंतर होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, निकल के कम आएगी। समझ में आ गया? तो ये ओवरऑल किसकी बात हो रही है, डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कल मैंने एक और टॉपिक समझाया था तुम लोगों को, रेजोनेंस, अनुनाद। बताएगा कोई तुम में से अनुनाद की परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन होगी? तो यही बताया था ना, जब किसी भी यौगिक के गुण को एक लीविस संरचना से, एक लीविस डॉट स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना। और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद। जैसे तुम लोगों को मैंने वो एग्जाम्पल किसका दिया था, ओजोन का। किसके किसके एग्जाम्पल लिए थे हमने, ओजोन का। तो इसका ये रेजोनेंस था, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर चला गया था। और फिर हमने एक क्या लिखा था, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हमने इस तरीके से लिखा था, याद है? ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक रेजोनेंस और किसका करके दिखाया था मैंने, कार्बोनेट का। एक रेजोनेंस और देखो जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। तो बेंजीन में तुम देखोगे कि डबल बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये कार्बन से हमने नंबरिंग कर ली। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ डबल बॉन्ड किन किन कार्बन्स के बीच में है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर 1 और 2 के बीच में, 3, 4, 5, 6। अब आगे देखो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पे, और ये, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें कुछ ये मिलता है, इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब तुम देखो फिर से अगर तुम लाओगे रेजोनेंस कराओगे तो ये वापस यहीं पे तो आ जाएगा। अगर मैं इसमें रेजोनेंस कराऊंगा तो ये यहीं पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे बेंजीन के कितने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सिर्फ 2। कितने बन सकते हैं, क्या तीसरा बन सकता है? तीसरा बनेगा तो ऐसे ही आ जाएगा ना। तो फिर अब हम रेजोनेंस नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे हाइब्रिड। क्या बनाएंगे, इसके तरह से। तो कैसे दिखाते हैं वो, इस तरीके से देखो, यही तो हुआ, डबल बॉन्ड पूरे में तो घूम रहा है ना अंदर। तो तुमने देखा होगा कि हम बेंजीन को इस तरीके से बना के छोड़ देते हैं, देखा ना कई बार। बेंजीन में हम 3 बार डबल बॉन्ड लगाते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं, बीच में गोला लगा देते हैं। ये जो सर्किल है इसका मतलब क्या है, ये यही है, मतलब अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो घूम रहा है, ठीक है, लगातार पूरे में सर्किल कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं, ये वाला, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ध्यान से समझ लो, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, ये अभी हम इसे समझेंगे। रेजोनेंस एनर्जी को हिंदी में क्या पढ़ोगे, इससे अनुनाद ऊर्जा, ठीक है। चलो हम कल से ये पढ़ रहे हैं कि अनुनाद होता है, अनुनाद होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में, कुछ मॉलिक्यूल्स में अनुनाद होता है, सब में तो नहीं होता नहीं ये। जैसे मैंने HCl का एग्जांपल दिया कि HCl में अनुनाद होगा, नहीं होगा। जल में अनुनाद होगा, नहीं होगा। बट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें रेजोनेंस से अनुनाद होता है। इस अनुनाद से या इस रेजोनेंस से मॉलिक्यूल्स को कोई फ़ायदा भी होता है या ऐसे करते ही रहते हैं? तो मॉलिक्यूल्स के साथ में एक बात हमेशा समझ लेना, बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करते, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई क्या होगा, फ़ायदा होगा। और यहाँ पे इसका फ़ायदे का मतलब है ये स्टेबल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अगर किसी से रिएक्ट करते हैं, अब तक तुम समझ चुके होगे कि कोई एटम किसी से रिएक्ट करने जाता है तो क्यों जाता है, स्टेबल होने के लिए, सो दैट उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो कोई भी प्रोसेस अगर किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
स्टेबल होने के लिए। बॉन्ड बनता है, तुमने देखा कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए। यही तो चल रहा है ना। इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो वो रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा। क्या करेगा? उसे स्थायी बनाएगा। ठीक है, इसीलिए उसके अंदर क्या होगा? रेजोनेंस। तो बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बेंजीन एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी मॉलिक्यूल होता है। जनरली जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता। तो अगर कोई अभिक्रिया किसी से जल्दी नहीं करता है, इसका मतलब वो कैसा है? स्टेबल। और स्टेबल है तो कोई ना कोई तो कारण होगा जो उसे स्टेबल करता होगा। तो बेंजीन के लिए तुम याद रखना हमेशा कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई बेंजीन बताओ इतना स्टेबल क्यों होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि बेंजीन में अनुनाद होता है। क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछता है कि नाइट्रोजन का अणु N2 ये स्टेबल क्यों होता है, तो क्या आंसर था? ट्रिपल बॉन्ड। अभी कुछ दिनों पहले बताया था। अब देखो सबका आंसर एक ही थोड़ी होगा। नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। अभी कुछ दिन पहले बताया था, क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, उसने उसे स्टेबल कर दिया था। बेंजीन को कौन स्टेबल कर रहा है? रेजोनेंस, अनुनाद। कैसे स्टेबल करता है ये भी समझो। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता है, ये तो तुम्हें पता है ना कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे और ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक मॉलिक्यूल या एक संरचना दूसरी संरचना में कन्वर्ट होती है, जब एक स्ट्रक्चर से हमें क्या मिलता है? दूसरा स्ट्रक्चर। उस पूरी प्रक्रिया में भी ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? और तुम्हें पता है कि अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो मॉलिक्यूल को क्या बनाएगी? स्टेबल। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जब इस वाले स्ट्रक्चर से ये बना होगा तो क्या बाहर निकली? एनर्जी। फिर इससे ये तो नहीं कह, ये तो इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर है। अगर मान लो कहीं पर एक से ज़्यादा रेजोनेंस हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस के कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 2। कार्बोनेट में कितने स्ट्रक्चर्स थे कल? 3। कार्बोनेट में कितने थे? 3। फिर उसके बाद तुमने उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितना ज़्यादा वो रेजोनेंस कर सकता है, वो उतना ज़्यादा क्या बनता जाएगा? स्टेबल। अब अगर हम इस रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि ये एक डिफरेंस होता है। क्या होता है ये? अंतर। अब किसका अंतर? जो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, देखो इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, उसे मैं क्या लिख लेता हूँ? ER। R का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। चाहो तो यहाँ पे H भी लिख लो, H का मतलब हाइब्रिड। तो ये ERH किसकी एनर्जी है? इस पूरे की। तो और उसमें से इन दोनों में से इन दोनों की भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये अनुनाद संरचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मान लो दोनों की एक जैसी होगी एक तरह से, तो इसमें से मैं इसको ले लेता हूँ। इसकी एनर्जी को मैं क्या लिख लेता हूँ? अंतर समझो। ये ERH क्या है? ये एनर्जी है किसकी? हाइब्रिड वाले की। किसकी? ER। ये किसकी एनर्जी है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो, उसकी एनर्जी है। अब तुम्हें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। किसका? ERH माइनस ER। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे ही हम कहते हैं कौन सी एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी की तुम्हें परिभाषा बनानी है तो क्या बनाओगे? ये रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा क्या होती है? जो सबसे जो ये इसको क्या बोलोगे हिंदी में? अनुनाद संकरण। तो अनुनाद संकरण की ऊर्जा और किसी भी एक अनुनाद संरचना की ऊर्जा, देखो अनुनाद संकरण की ऊर्जा ERH, अनुनाद संरचना की ऊर्जा कोई भी एक अनुनाद संरचना, उन दोनों का जो अंतर होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। एग्जाम में तुम इतना लिख के आ जाओगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। कोई बताएगा अब दोबारा से किसका किसका ये डिफरेंस होता है? अनुनाद संकरण और अनुनाद संरचना, दोनों में अंतर तो अब तक सबकी समझ में आ गया होगा। देखो संकरण तो हमेशा एंड में बना दिया जाता है, जो सबका कंबाइंड होता है, और अनुनाद संरचना ये वाली होती ही है। ठीक है, जैसे अभी ओजोन है तो इसको तुम क्या बोलोगे? ये अनुनाद संकरण है या अनुनाद संरचना है? संरचना है। संकरण तो ये है, तो इसकी एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगी। इनमें से किसी की भी एनर्जी ER कहलाएगी। और इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो आपका कहलाएगा क्या? फिर से समझ लो,
रेजोनेंस एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा होती है ना, फिर से वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या होता है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी वही एनर्जी है जो बाहर निकल रही है। और अब तक तुम सबको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल में से जितनी एनर्जी बाहर निकल जाएगी वो उस मॉलिक्यूल को क्या बना देगी। तो ये टोटल टॉपिक अब हमारा रेजोनेंस का कंप्लीट हुआ है। पहला, रेजोनेंस की तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, तुम्हें कम से कम 2 या 3 मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस बनाना आना चाहिए, जैसे ओजोन हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट। इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड चीज़ तुम्हें क्या याद रखना है, रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन। ये बात क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बताओ बुक्स में क्या टॉपिक है नेक्स्ट। चलो बुक के टॉपिक को छोड़ते हैं, मैं बुक से नहीं करा रहा, यहाँ पे समझो। अब हमारा जो अभी टॉपिक है वो है बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ से जो थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से समझो, ये जो थ्योरीज तुम्हें अब मिल रही हैं ये किस लिए हैं, ये तुम्हें बॉन्डिंग को समझाएंगे। किसको समझाएंगे, देखो तुमने बॉन्ड तो समझ लिया कि बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जब उसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको वो किस तरीके से होती है, अब तुम्हें समझना होगा एक एक थ्योरीज के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहली थ्योरी कौन सी, हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद तुम समझोगे वैस्पर थ्योरी, उसके बाद तुम समझोगे हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट की एक थ्योरी आएगी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो काफ़ी थ्योरी समझनी है। शुरुआत हम किससे करते हैं, वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस का मतलब संयोजकता, या संयोजक जो कक्ष होते हैं बाहर वाले, तो उसको तुम क्या बोलते हो, वैलेंस। ये क्या हो गया तुम्हारा, संयोजक। बॉन्ड का मतलब आबंध, और थ्योरी का मतलब, थ्योरी का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका क्या कहना था ये समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जब बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया तो इन्होंने कहा कि जब 2 एटम्स आपस में पास पास में आते हैं, अब एटम्स पास में क्यों आएंगे, बॉन्ड बनाने के लिए क्या करने आएंगे, तो जब 2 एटम्स पास पास में आते हैं और उनमें बॉन्ड बन जाता है, तब तुम्हें जाके एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसे तुम A2 कह देते हो। एक एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बन जाता है ना। अब इस थ्योरी ने क्या कहना स्टार्ट किया, इसने कहा कि जब 2 एटम्स पास में आएंगे तो वहाँ पे 2 टाइप के फोर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ओरिजिनेट हो जाते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। मतलब एक एटम ये ले लो, एक और एटम है मेरे पास, ये दोनों पास पास में आ रहे हैं। जब ये पास पास में आएंगे, पास पास में क्यों आ रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब ये पास पास में आते हैं तो बॉन्ड बनने से पहले इनके बीच में आकर्षण भी स्टार्ट हो जाता है और इनके बीच में प्रतिकर्षण भी स्टार्ट हो जाता है। ये कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके बीच में आपस में आकर्षण ही होगा, आकर्षण भी होगा और क्या होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण वाला जो बल होता है, और रिपल्सिव फोर्स जो प्रतिकर्षण वाला बल है। AF का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, RF का मतलब रिपल्सिव फोर्स का मतलब समझ में आ गया ना, प्रतिकर्षण। अब देखो जरा, तो अगर ये 2 टाइप की फोर्स आ गई हैं तो तुम्हें क्या लगता है बॉन्ड कब बनेगा, जब इसमें से ये वाली फोर्स मजबूत हो, या ये वाली फोर्स अधिक हो और ये वाली फोर्स, क्योंकि हम यही तो चाहेंगे ना कि 2 परमाणु आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा हों। जब उनके बीच में आकर्षण अधिक होगा तभी तो जुड़ेंगे एक दूसरे से। अगर मान लो ये वाले फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या कभी बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि RF है रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा हो रहा है। तो जब प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कभी भी जुड़ेंगे नहीं, ये अटैच होंगे नहीं, और जब अटैच नहीं होंगे तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। इतना क्लियर हुआ पहला पॉइंट। क्या, व्हेन 2 एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब 2 एटम्स आपस में पास आते हैं तो 2 टाइप की फोर्स स्टार्ट हो जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, किससे। तो अब इस पूरे को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, और उसमें मैं तुम लोग को ये चीज़ समझाऊंगा। ये बताओ हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1।
ठीक है, तो अब जरा इसे ध्यान से समझो, इसे तुम लोग ड्रॉ कर लेना। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, नाभिक को हम किससे दिखाएंगे, प्लस साइन से, और इसका एक इलेक्ट्रॉन है ई, इसको ए से, तो नाभिक को भी किससे दिखा दो, ए से। ये अभी एक एटम की बात हो रही है, एक दूसरा एटम यहाँ पे दिखा दो। क्या हुआ, चलो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये प्लस है और ये दूसरा प्लस ले लो। ये दो प्लस क्यों लिया पहले कोई बताएगा? दो एटम्स लेने हैं हमें हाइड्रोजन के। अब दो एटम्स अगर लोगे तो दोनों के पास में न्यूक्लियस होगा, एक का न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। इनको नाम दे देते हैं, ये प्लस और ये भी क्या हो गया, प्लस। दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऊपर की तरफ दिखाओ, इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ। इसको क्या नाम दोगे, ई ए, सॉरी ये ए है ना, तो इसको क्या नाम देना होगा, बी। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाएगा। कितना क्लियर हो गया? हमने दो हाइड्रोजन के एटम्स लिए हैं, कितने, दो। हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है कि उसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका ये न्यूक्लियस हो गया नाभिक, उसका इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी यही होगा, उसका न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन। ये जो एक एटम जो हाइड्रोजन का है, उसका न्यूक्लियस हमेशा मान लो किसके साथ जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसने तो इसे पकड़ रखा होगा ना, ऐसे इस वाले नाभिक ने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा होगा। तो ये तो अभी पहले की सिचुएशन है, बिल्कुल स्टार्टिंग की। जब ये पास पास में आएंगे तब तुम्हें अभी दो टाइप के फोर्स देखने हैं, कौन कौन से, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। तो वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स की। अट्रैक्शन किस में होगा, देखो ए वाला जो न्यूक्लियस है ए का, ये बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा। ए का न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, प्लस, तो ये दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्या ये इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर सकता है, सेम चार्ज हो गया ना। तो ए वाला जो न्यूक्लियस है वो बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे ये वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स है ये भी, और ये भी कौन सी फोर्स है, ठीक है। अब जरा ऐसा करते हैं, रिपल्सिव फोर्स को देखते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स किस में होगा, एक तो न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को प्रतिकर्षण देंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण देंगे। तो रिपल्सिव फोर्स भी हमारे पास दो ही आ गए, ये तो टाई हो गया ना। देखो और कोई फोर्स आ सकता है इसमें, नहीं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में हम कह सकते हैं दो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और दो ही क्या होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो मजबूती होती है, वो किससे ज़्यादा होती है। तो दो अट्रैक्टिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो दो रिपल्सिव फोर्स से क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन, और क्या बन जाता है। समझ में आया कुछ? दोबारा से देखो, हमें हाइड्रोजन के दो परमाणु लेने हैं, एक को तुम ए नाम दो और दूसरे को, जब परमाणु को तुमने ए और नाम बी नाम दे दिया तो उनके न्यूक्लियस को भी ए और बी नाम दे दो। ये ए तो दूसरे वाला, हर एक परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसे भी ई ए और ई बी नाम दे दो। ऐसा करने के बाद अब हम उनके बीच में ढूंढना स्टार्ट करेंगे, क्या, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो ये बहुत आसान है, प्लस वाला हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस को। तो ए का जो प्लस है वो बी के माइनस को अट्रैक्ट कर रहा था, और ऐसे ही बी का जो प्लस है ए के माइनस को। फिर हमने कौन सा फोर्स देखना स्टार्ट किया, प्रतिकर्षण वाला। तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों चीज़ें सेम हो गई। लेकिन फिर हमें एक लाइन लिखना होगा एग्जाम में कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, किससे, रिपल्सिव फोर्स से। इसीलिए हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे, बॉन्ड बनेगा और हमें क्या मिल जाएगा, H2। ये समझ में आ गया सबके? मैं इसको अभी रफ करके, ठीक है, हीलियम का तुम्हें समझाता हूँ, तब तुम्हें दोनों में अंतर समझ में आएगा। या कॉपी करना है, इसे कर लो पहले, जल्दी करना वरना फिर बैल बज जाएगी। पहले तो ये बताओ कि कभी तुम लोगों ने हीलियम का मॉलिक्यूल सुना है इस तरीके से, He2? कभी नहीं सुना होगा। हाइड्रोजन का तो सुना है ना, वो देख भी लिया कि बन क्यों रहा है। लेकिन हमें पता है कि कभी भी हीलियम के दो एटम्स आपस में कंबाइन नहीं होते और कभी भी हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि हीलियम के परमाणु के बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, अब समझ लो। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, कितना होता है, 2।
तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 हीलियम लेने हैं तो दोनों का प्लस चार्ज दिखा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे दिखा दो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दो, ऐसे दिखाओगे। इसको क्या नाम दे देते हैं, ए, तो ये भी ए और ये भी। तो दूसरा जो हीलियम है उसके न्यूक्लियस को नाम क्या दे दो, तो उसका इलेक्ट्रॉन बी और इसका इलेक्ट्रॉन भी बी। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या क्या देखना है, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स ढूंढने पे। तो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में आप लोगों को पता है कि इसका न्यूक्लियस जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको भी करेगा। ए का जो न्यूक्लियस है 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, इसे दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे बी भी तो करेगा, इसको अट्रैक्ट। कितना अट्रैक्टिव फोर्स हो गए, 4। और कोई दिख रहा है, नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं। तो अट्रैक्टिव फोर्स कितने हो गए यहाँ पे, 4। अब हम किसको ढूंढते हैं, रिपल्सिव फोर्स को। किसको, रिपल्सिव फोर्स। तो देखो अब ध्यान से, सबसे पहले तो यही दिख रहा होगा, ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही तो करेगा, ए का इलेक्ट्रॉन इधर बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। कितना रिपल्सिव फोर्स हो गए, 2। ये इसको करेगा रिपेल तो इसको भी तो करेगा, थोड़ा दूर भले ही है लेकिन करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अगर रिपेल कर रहा तो इसको भी तो रिपेल करेगा। कितने रिपल्सन हो गए, क्या खत्म हो गया रिपल्सन। अब कौन करेगा रिपल्सन, बहुत बढ़िया, नाभिक नाभिक को भी तो रिपेल करेंगे। कितने रिपल्सन हो गए, अब और ज़्यादा गिनने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है क्योंकि अट्रैक्शन से ज़्यादा रिपल्सन दिख गया ना तुम लोग को। अट्रैक्शन सिर्फ कितने थे, रिपल्सन कितना हो गए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा है, और रिपल्सिव फोर्स अगर ज़्यादा है मतलब प्रतिकर्षण ज़्यादा है, तो कभी भी हीलियम के 2 परमाणु पास पास में नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो कभी भी हीलियम और हीलियम ये कंबाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। लेकिन क्या तुम इस थ्योरी को किसी बड़े एटम पे अप्लाई कर सकते हो। अभी तुमने किस किस पे अप्लाई किया, हाइड्रोजन पे और हीलियम पे, क्योंकि आसान था ना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया तुमने, अट्रैक्शन भी देख लिया, रिपल्सन भी देख लिया। हीलियम पे तुमने देखा अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, डायग्राम थोड़ा बेकार सा लगने लगा। अब जरा सोच के देखो, ऑक्सीजन के तुम्हें इसे ऑक्सीजन पे अप्लाई करना है, किस पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे हो, एक यहाँ पे ले रहे हो। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 8। चलो मान लिया अंदर वाले 2 को नहीं लेते हैं, बचे फिर भी 6। अब तुम 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे, एक ऑक्सीजन का, दूसरे के भी 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे और ढूंढते रह जाओगे अट्रैक्शन कितने हो रहा है, रिपल्सन कितने हो रहे हैं, शायद हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ इन दोनों पे ही काम करती है, मतलब सिंपल एटम्स पे। किस पे, सिंपल एटम्स का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कम है। इसीलिए इस थ्योरी को हम ज़्यादा नहीं मानते, हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया। चलो बाकी बाद में करते हैं।